हेलो एंड वेलकम टू द डेमो वीडियो ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद में अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले फिजिक्स वाला में काम किया है एज अ एसएसटी फैकल्टी, and content creation is something which I am learning at the moment. I am an aspiring content creator. मैं content creation सीख रहा हूँ, and I'm familiar with quite a few AI tools, and AI is something which I am constantly exploring at the moment. AI में जो नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, AI की जो नई नई स्किल्स हैं, वो मैं लगातार सीख रहा हूँ। और ये पूरा जो वीडियो है प्रेजेंटेशन, और इसमें जो इमेजेस और वीडियोस यूज़ हुए हैं वो मैंने एआई की हेल्प से बनाई है। और जस्ट बिकॉज सी आई लाइक टू क्रिएट इंगेजिंग कंटेंट, बिकॉज बच्चों को अगर नॉर्मल सिंपल एनसीईआरटी का टेक्स्ट अगर प्रेजेंट कर करके बढ़ाया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सा हो जाता है उनके लिए। लेकिन अगर उसमें कुछ इमेजेस हो, वीडियोस हो, थोड़ा सा अट्रैक्टिव कंटेंट हो, अट्रैक्टिव पीपीटीज हो, तो कहीं ना कहीं बच्चों का भी फिर पढ़ने में मन लगता है। सो दिस वॉज लिटिल बिट अबाउट मी। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द वीडियो। तो अपन फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी जो है देखने वाले हैं। तो अभी अपन सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार 14 जुलाई 1789 के दिन हुआ क्या था। व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ पेरिस ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। इस पर्टिकुलर डेट की अपन बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिस इज द डेट which historians consider as the starting of French Revolution. Okay, so let's see. One second. À la Bastille! Vive la... This ये जो लोग जा रहे हैं, और ये बेस्टाइल फोर्ट है जिस पर लोगों ने अटैक किया है। तो क्यों किया था, कैसे किया हुआ, उसके बाद वो सब चीज़ें अपन डिटेल में देखेंगे। ओके, ऑन वन मोर वीडियो। लोग जो है ना, लोग, द पीपल आर मार्चिंग टुवर्ड्स द बेस्टाइल फोर्ट। ओके, और गुस्से में है काफ़ी ज़्यादा लोग। वो क्यों गुस्से में, वो भी अपन को आगे समझ में आएगा। अटैक किया वन मोर। To the gates! Down with the tyranny! ये बेस्टाइल टाइम दिया था, We are finally... बेस्टाइल का प्रेजेंट था, उस पर अटैक किया गया था। ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, देयर इज द सिंबल, यहाँ पी की जगह बी आएगा। सो द डे अ प्रेजेंट बिकम अ सिंबल, we will see this in little bit detail, but you see this stone fragments, I will explain this part as well. Okay, so अपन ने अभी वीडियोस में देखा कि 14 जुलाई के दिन जो लोग जो थे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे, और उन्होंने बेस्टाइल फोर्ट पर अटैक किया था। अभी सिर्फ अपन ये देखते हैं कि एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था, फिर अपन ये समझेंगे कि जो हुआ था वो क्यों हुआ था। सो द एंग्री क्राउड सर्च फॉर वेपन्स, एंग्री क्राउड ने अटैक किया। द क्राउड वाज वेरी एंग्री, वी विल सी व्हाई इट वाज वेरी एंग्री। दे सर्च फॉर द वेपन्स, उनको लगा था कि यहाँ बेस्टाइल फोर्ट में जो है काफ़ी ज़्यादा वेपन्स जो है छुपाए गए, तो उन्होंने उसको सर्च किया। सी बेस्टाइल एक्चुअली इट वाज द फोर्ट्रेस प्रिजन, मतलब वो किला तो था लेकिन वो एक प्रिज़न भी था, तो वहाँ पर कैदियों को जो है रखा जाता था। तो Bastille Fortress was then attacked. The storming of the Bastille Fort occurred in Paris, and this dramatic event was the beginning of the revolution. जो हिस्टोरियंस हैं वो ये मानते हैं कि यार ये वाला जो इवेंट हुआ और इसके बाद में जो फ्रांस में जो इवेंट्स हुए हैं, दोज आर टर्म्ड एज फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, सो वन मोर थिंग दैट आई वाज सेइंग, ये अपन ने पिछली वीडियो में देखा था कि देयर वर सम स्टोन फ्रैगमेंट्स व्हिच वाज देयर, स्टोन फ्रैगमेंट्स यू माइट हैव सीन। सो क्या हुआ था ना कि जब लोगों ने अटैक किया था, जो बेस्टाइल फोर्ट का जो कमांडर जो था उसको जब किल कर दिया था, तो उसके बाद में स्टोन फ्रैगमेंट्स को उन्होंने अपने पास में रखा था एज अ सोवेनियर। मतलब बार बार स्टोन फ्रैगमेंट्स देख कर ऐसे उनको ये याद आता था कि भाई हमने बेस्टाइल फोर्ट पर अटैक किया, और बेस्टाइल फोर्ट पर अटैक करना उनके लिए बड़ा एक अचीवमेंट जैसा था। तो फिर उन्होंने स्टोन फ्रैगमेंट्स को अपने पास में रखा। हाँ, सी, अब अपन देखते हैं व्हाई व्हाई बेस्टाइल फोर्ट वाज अटैक्ड। जस्ट बिकॉज़ बेस्टाइल फोर्ट वाज सिंबल ऑफ ऑपरेशन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक्चुअली मैं जहाँ पर पहले काम करता था ना, वहाँ पर एक बच्चे की एक हैबिट थी। वो क्या करता था कि वो हर वो पेपर जो है ना, हर क्वेश्चन पेपर वो फाड़ देता था जो उसका पेपर बहुत खराब जाता था। अगर उसका कोई वो पेपर बहुत खराब गया है,
बहुत बहुत बेकार गया, तो वो पेपर फाड़ देता था, क्योंकि बार-बार वो पेपर, वो जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो उसको उस चीज़ की याद दिलाता था कि यार मेरा पेपर बहुत खराब गया, मेरे मार्क्स बहुत खराब आएँगे। तो बार-बार उसको नेगेटिव मेमोरी जो है ना, सैड मेमोरी बार-बार उस क्वेश्चन पेपर से आ रही। तो कुछ ऐसे ही केस यहाँ पर भी था। बेस्टाइल फोर्ट वाज़ द सिंबल ऑफ द ऑपरेशन। जो फ्रांस जो था ना, फ्रांस अंडर फ्रांस बिफोर 1789, जो बिफोर 1789 इट वाज़ अ रूल ऑफ मोनार्क, मोनार्क वाज़ रूलिंग देयर। तो जो सिस्टम जो था ना, वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेसिव था। ऑपरेशन मतलब यहाँ पर होता है अत्याचार। लोग जो है बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे थे अंडर द मोनार्क। तो जो बेस्टाइल फोर्ट जो था ना, दैट वाज़ अ सिंबल। बेस्टाइल फोर्ट बार-बार उनको उस अत्याचार की याद दिला रहा था। अभी वो अत्याचार क्या था, कैसे लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, कैसे बहुत ही ज़्यादा लोग अत्याचार सह रहे थे, वो अपन को आगे समझ में आएगा। सिंपल सी बात है कि बेस्टाइल फोर्ट जो था ना, दैट वाज़ अ सिंबल ऑफ ऑपरेशन, इसलिए लोगों का जितना भी सारा गुस्सा जो था ना, वो बेस्टाइल फोर्ट पे निकला। लोग क्यों गुस्सा थे, वो भी हमको आगे अच्छे से समझ में आएगा। द बेस्टाइल फोर्ट वाज़ अ रॉयल अथॉरिटी सिंबल, द बेस्टाइल फोर्ट वाज़ द symbol that the king is ruling and he has immense power. The Bastille Fort was that symbol of royal authority. The attack on the fortress, the angry crowd attack on the Bastille Fort in Paris. जो एंग्री क्राउड था उसने बेस्टाइल फोर्ट पर अटैक किया। कमांडर्स फेट, द प्रेजेंट कमांडर वाज किल्ड बाय द रेवोल्यूशनरी क्राउड। जो एंग्री क्राउड जो था उसने कमांडर को किल कर दिया था। और 7 लोग जो थे, 7 प्रिजनर्स जो थे, दे वर ऑल वर रिलीज्ड। और एंड ऑफ ऑपरेशन, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रिजन सिंबलाइज द एंड ऑफ ऑपरेशन। तो जब उन्होंने अटैक किया, जब उन्होंने बेस्टाइल फोर्ट फोर्ट को डिमोलिश कर दिया, तो वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट की तरह है कि अब बहुत अच्छा हो गया, अब जितना भी सारा जो अत्याचार जो है ना, वो खत्म हो गया। उनको ऐसी फीलिंग है। बट स्ट्रगल जो है वो स्टार्ट ही हुआ था, वो खत्म नहीं हुआ था। अब मैं आपको एक बताता हूँ कि पिछले अपन ने एक वीडियो जो देखा था। यस, 1 सेकेंड। This one, this one. You see, these stone fragments were kept as a souvenir. Why these they were kept? Just because what happened? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ताकि एग्जांपल से क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहता है कि रियल लाइफ एग्जांपल्स जो होते हैं ना, तो वो रिलेट करना थोड़ा सा आसान होता है मेरे को। अभी 8 मार्च 2026 को इंडिया जो है वर्ल्ड कप जीता था। इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप। तो यू नो व्हाट एक्चुअली हैपेंड, जो बॉल जो है ना, जिस बॉल से वो मैच खेला गया था, अभी उस बॉल का ऑक्शन हो रहा है और लोग जो है उसको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों खरीदना चाहते हो? क्योंकि वो बॉल जो है ना, वो उनको वो विक्ट्री मोमेंट की याद दिलाता है। विक्ट्री मोमेंट व्हेन इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप एंड इंडिया ने जब वर्ल्ड कप जीता था, तो वो विक्ट्री मोमेंट बहुत ही ज़्यादा हैप्पी मोमेंट था उनके लिए। मतलब सभी के लिए, पूरे इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा हैप्पी मोमेंट था। तो वो बॉल जो थी ना, वो दैट बॉल इज़ अ सिंबल ऑफ दैट हैप्पी मोमेंट। सो सिमिलरली जो स्टोन फ्रैगमेंट्स थे ना, वो स्टोन फ्रैगमेंट्स भी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हैप्पी मोमेंट थे। तो इसलिए उन्होंने उसको अपने पास में बाद में रखा, जस्ट बिकॉज़ वो उनको बाद में मेमोरी याद दिलाता था कि हाँ भाई, हमने किंग के ऊपर अटैक किया था और बेस्टाइल फोर्ट को डिमोलिश किया, तो दैट्स व्हाई। ओके, सो अभी अपन एक चीज़ समझते हैं। अभी देखो, अभी अपन ने ये देखा कि एक्चुअली 14th जुलाई के दिन फ्रांस में हुआ क्या था? 1789 14th जुलाई के दिन फ्रांस में हुआ क्या था? बट प्रैक्टिकली आप खुद सोच करके देखो, ऐसा थोड़ी ना होता है कि यार 14th जुलाई की मॉर्निंग में के दिन लोगों के मन में ख़्याल आया कि भई हमको तो बस अब बेस्टाइल फोर्ट को डिमोलिश करना है। बस ऐसे ही आज मन हो रहा है, कुछ कारण वगैरह नहीं है, हमको तो बस ऐसे ही डिमोलिश करना है। डू यू थिंक दैट दिस मेक सेंस? आई होप नॉट। मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है कि लोगों के मन में ऐसे ही ख़्याल आया और वो बस वैसे ही वेस्ट साइड फोर पर अटैक करने चले गए हों। कुछ ना कुछ उनकी डिमांड रही होगी ना, कुछ ना कुछ तो उसके पीछे रीज़न रहा होगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जिससे वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री होंगे और उसके बाद उनका सारा गुस्सा जो है वेस्ट साइड फोर्ट पे है। तो ये जो रेवोल्यूशन जो हुआ, जो अटैक जो हुआ, जिस द अटैक इज़ एक्चुअली द स्टार्टिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओनली। तो ये अटैक क्यों हुआ? नहीं, रेवोल्यूशन क्यों हुआ? ये अपन को अभी सब्सीक्वेंट स्लाइड्स में समझ में आने वाला है, बट अपन मोटे-मोटे 2-3 पॉइंट्स में उस रीज़न को क्रिस्टलाइज़ ऐसे कर सकते हैं कि सोशल इनजस्टिस वाज़ देयर। अभी सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आएँगे। द रेवोल्यूशन वाज़ स्पार्क्ड बाय द सोशल इनजस्टिस। जो सिस्टम जो था, दैट वाज़ वेरी अनजस्ट। पीपल वर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली अनहैप्पी विद दैट। वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। दे वर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स देयर एंड इकोनॉमिक क्राइसिस वाज़ देयर। जो लोग जो थे वो इकोनॉमिक क्राइसिस वाली सिचुएशन फेस कर रहे थे, वो कैसे कर रहे थे, वो भी अपन को आगे समझ में आया। और डीप सीटेड इनइक्वालिटी थी। इनइक्वालिटी मतलब असमानता, बहुत ही ज़्यादा इनइक्वालिटी थी। मतलब जो कुछ लोग जो थे, वो तो बढ़िया सारे प्रिविलेजेस एन्जॉय कर रहे थे और कुछ लोग जो थे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा इनइक्वालिटी थी। दैट इज़ व्हाई
पीपल वर वेरी एक्सट्रीमली एंग्री विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम। तो वो एग्जिस्टिंग सिस्टम को चेंज करना चाहते थे, इसलिए रेवोल्यूशन। ओके, देयर वाज सम रीजन। वो चाहते थे कि मोनार्कियल सिस्टम और ये जिस तरीके का जो सिस्टम जो है जिसमें हम इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये सिस्टम जो है हटा दिया जाए। दैट्स व्हाई। ओके, सो इन इस पूरी स्लाइड में, इस पूरे वीडियो में अपन ये सारे क्वेश्चंस का आंसर करने आ रहे हैं। व्हाई पीपल वर सो एंग्री, अभी अपन को आगे समझ में आएगा। इकोनॉमिक क्राइसिस ने कैसे फ्रेंच सिटीजन को इम्पैक्ट किया, वी विल सी। व्हाट कॉज द एस्केलेटिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इन फ्रांस, वो भी अपन आगे अभी डिस्कस करेंगे। वर्किंग क्लास कैसे स्ट्रगल कर रही थी सर्वाइवल के लिए, वो भी अपन को समझ में आएगा। एंड हु वाज एक्सेंट फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, दीज ऑल आर द अदर क्वेश्चंस व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो ओनली। ओके, तो देखिए, अब अपन को अगर ये समझना है कि फ्रांस में रेवोल्यूशन क्यों हुआ, लोग क्यों इतना गुस्सा थे, तो आप थोड़ा-सा प्री रेवोल्यूशन फ्रांस के बारे में जानना पड़ेगा। अपन को थोड़े से फ्रेंच सोसाइटी के बारे में थोड़ा-सा जानना पड़ेगा। ओके, सो 1774 में दिस किंग लुई 16 बिकेम द रूलर ऑफ द फ्रांस। ही बिकेम द किंग। एंड जो सिस्टम जो था ना, दैट वाज़ एब्सोल्यूट मोनार्की। अब एब्सोल्यूट मोनार्की में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। अभी फ्रांस बाद में 1792 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और एब्सोल्यूट मोनार्की में थोड़ा-सा डिफरेंस होता है, वो मैं यही क्लियर कर देता हूँ। एब्सोल्यूट मोनार्की मीन्स ये कि जो मोनार्क जो है, मोनार्क के पास एब्सोल्यूट पावर है, 100 मतलब कंप्लीट फ्रीडम, उसके पास में अनलिमिटेड पावर है। ये इज़ अनलिमिटेड पावर, वो जैसा चाहे वैसा रूल कर सकता है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल एब्सोल्यूट मोनार्की। और मोनार्की का मतलब ये होता है हेरिडिटरी सिस्टम रहेगा, मतलब हेरिडिटरी शिफ्ट ऑफ पावर रहेगा। हेरिडिटरी शिफ्ट ऑफ पावर रहेगा, मतलब अभी राजा है, उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। इन दिस वे प्रोसेस विल गो। और एक और 1792 में जो फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बना था, उसमें ये था कि मोनार्क तो अभी भी रहेगा, मतलब हेरिडिटरी शिफ्ट ऑफ पावर तो अभी भी रहेगा, बट एब्सोल्यूट नहीं रहेगा। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया ना, द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज़ फ्रेम्ड बाय द नेशनल असेंबली, अब मोनार्क को उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब उसके पास में एब्सोल्यूट पावर नहीं, उसके पास में अनलिमिटेड पावर नहीं। अब वो वैसा रूल नहीं कर सकता जैसा वो चाहता है। अब वो उसको उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल करना पड़ेगा। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। तो 1789 के पहले फ्रांस वाज़ अंडर एब्सोल्यूट मोनार्की। तो किंग अपनी सारी पावर को एक्सरसाइज़ करता था। ही वाज़ एन्जॉयिंग ऑल ऑफ हिज़ पावर्स। तो इसी के कारण लोग बहुत ही ज़्यादा एंग्री थे। बिकॉज़ वो जो सिस्टम जो उसने क्रिएट किया था, वो बहुत ही ज़्यादा अनजस्ट था। दैट वाज़ नॉट गुड फॉर द पीपल। ओके, सो कॉमन पीपल हैड नो ऑलमोस्ट नो पॉलिटिकल राइट्स बिफोर 1789। तो पॉलिटिकल राइट्स का मतलब यहाँ पर होता है पावर टू इलेक्ट योर रिप्रेजेंटेटिव्स। मीन्स आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो रूलिंग अथॉरिटी जो है, आपको उसको इलेक्ट करने का जो अधिकार जो है, वो ऐसा कुछ भी नहीं था। फ्रांस वाज़ एक्सपीरियंसिंग डीप सीटेड सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ऐसी थी कि कुछ लोग जो थे, उनके पास में कुछ लोग के पास में बहुत ज़्यादा पैसा था, और बाकी बहुत जो थर्ड एस्टेट के लोग जो थे, अभी अपन आगे देखेंगे, उनके पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं था। वो ये अपन को आगे समझ में आएगा अभी। ओके, फाइनेंशियल क्राइसिस इन फ्रांस। जब 1774 में जब फ्रांस का राजा, जब वो लुई 16 जब वो बने, तो उनको एक एम्प्टी ट्रेजरी मिली। ही गॉट एन एम्प्टी ट्रेजरी। जस्ट एम्प्टी ट्रेजरी का मतलब ये है कि फ्रांस की जो तिजोरी थी वो एकदम खाली थी, मतलब फ्रांस के पास में पैसों की बहुत ही ज़्यादा कमी थी। फ्रांस एक्सपीरियंस अ मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस बिफोर द रेवोल्यूशन। उसके रीजंस ये हैं, एक्सपेंसिव वॉर्स, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर जो थी, बहुत फ्रांस बहुत सारी वॉर को फाइट कर रहा था। वॉर को फाइट करने में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। रॉयल लग्जरी, मतलब जो फ्रांस का जो पैलेस जो था, जो राजा का जो पैलेस जो था, कोर्ट्स जो थे, आर्मीज़ जो थी, है ना? इन सब को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था, और इसके साथ-साथ में इनकी लाइफ़स्टाइल भी बहुत ही ज़्यादा लैविश और बहुत ही ज़्यादा लग्ज़रियस हुआ करती थी। तो उसके लिए भी एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे। उसके कारण भी एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा थे। और वन मोर रीज़न वाज़ देयर, एक्चुअली फ्रांस ने जो लोन लिया था ना, तो उस लोन पे इंटरेस्ट रेट जो है कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा था। तो इसके कारण भी जो फ्रांस वाज़ फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। वन मोर रीज़न वाज़ देयर, एक्चुअली फ्रांस हेल्प्ड 13 अमेरिकन कॉलोनीज़। France helped 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ टू गेट फ्रीडम फ्रॉम देयर कॉमन एनिमी ब्रिटेन। तो फ्रांस ने जब इनकी हेल्प करी थी, तो फिर वॉर वगैरह फाइट करने में भी बहुत ज़्यादा फ्रांस का एक्सपेंस हुआ था। तो द कंट्री वाज़ एक्सपीरियंसिंग सिग्निफिकेंट एंड ग्रोइंग नेशनल डेब्ट। जो कर्ज़ा जो था, वो फ्रांस पे लगातार बढ़ता जा रहा था। डेब्ट मतलब होता है कर्ज़ा। फ्रांस वाज़ एक्सपीरियंसिंग डीप सीटेड सोशल एंड
इनइक्वालिटी। अभी ये अपन को थोड़ा आगे से ज़रा और अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों फ्रांस इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी फेस कर रहा था। वी विल सी दिस इन लिटिल डिटेल। ओके, तो ये अभी अपन ने थोड़ी-सी इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फ्रांस के बारे में देखा। अब अपन देखते हैं व्हाट वाज़ द सोशल स्टेटस, मतलब सोसाइटी किस तरीके से डिवाइडेड थी। तो जो एंटायर फ्रेंच सोसाइटी वाज़ डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट्स। एस्टेट मतलब होता है सोशल क्लास। एस्टेट मीन्स सोशल क्लास। ओके, तो इसको अपन देखते हैं। 3 एस्टेट्स वर देयर। ओके, 3 एस्टेट्स में फर्स्ट एस्टेट्स जो थी दैट वाज़ द क्लर्जी, ठीक है? और सेकंड एस्टेट वाज़ द नोबिलिटी एंड थर्ड एस्टेट वाज़ टर्म्ड एज़ थर्ड एस्टेट ओनली, ठीक है? अब क्लर्जी में सारे जो चर्च और जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में बड़ी पोजीशंस होल्ड करते थे वो आते थे। जैसे इसमें बिशप्स हो गए, प्रीस्ट हो गए और इसके अलावा और भी लोग जो आते थे, जो रिलीजन से अटैच थे, वो सारे इसमें आते थे। दे यूज्ड टू इन्वेस्ट इन द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। ओके, नोबिलिटी मतलब रिच लैंड ओनर्स आ जाते हैं। ओके, रिच लैंड ओनर्स और जिनके पास अच्छी खासी ज़मीन है, वो सब इसमें आ जाते हैं। और थर्ड एस्टेट में बाकी सारे जितने लोग हैं, वो सब आ जाते हैं। इसमें स्मॉल बिज़नेसमैन, बिग बिज़नेसमैन, आर्टिशियंस, पीजेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सब कुल जो है ना, ये स्मॉल बिज़नेसमैन से सारे के सारे बाकी बचे जो कॉमन मिडल क्लास लोग जो होते हैं, सारे पुअर पीजेंट्स, लैंडर्स, लेबरर्स, सब कुछ जो है थर्ड एस्टेट में आ जाते हैं। सो दिस वाज़ द डिवीजन ऑफ फ्रांस। दिस वाज़ हाउ द फ्रेंच सोसाइटी वाज़ डिवाइडेड। ओके, द क्लर्जी एंड नोबिलिटी वर द प्रिविलेज अपर क्लास। इन ये नोबिलिटी और क्लर्जी के पास में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल प्रिविलेजेस थे, जो इनको बाय बर्थ मिले हुए थे, ठीक है? उसमें से एक प्रिविलेज था कि इनको कोई टैक्स नहीं देना है। टैक्स एक्जम्पशन वाज़ देयर। इनको कोई टैक्स नहीं देना, सारा का सारा टैक्स जो है ना, वो ये थर्ड एस्टेट के लोग देंगे। द थर्ड एस्टेट कैरीड द एंटायर टैक्स बर्डन बिफोर 1799। तो ये जो फोटोग्राफ है ना, दिस फोटोग्राफ जस्ट डिपिक्ट्स कि ये देखो, ये क्लर्जी है, दिस बिलोंग्स टू क्लर्जी क्लास एंड दिस बिलोंग्स टू नोबिलिटी। तो ये लोग आराम से बैठे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं और सारा का सारा टैक्स का बर्डन ये थर्ड एस्टेट के व्यक्ति के ऊपर आ गया। Now you would be able to relate little bit this point. France was experiencing deep-seated social and economic inequality। देखो, सोशल इनइक्वालिटी कैसे हो गई कि सारे के सारे जो प्रिविलेजेस जो है, सबको जो प्रिविलेजेस बाय बर्थ जो है, वो क्लर्जी और नोबिलिटी को मिले हुए हैं और थर्ड एस्टेट को कुछ भी नहीं है। और एक एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कैसे हो गई कि सारा का सारा टैक्स जो है, वो इनको ही देना है। एक तो ये लोग ज़्यादा कुछ कमाते थे नहीं। थर्ड एस्टेट के लोग जो थे, वो वैसे ही इतना ज़्यादा कुछ कमा पाते नहीं थे। उसमें भी सारा का सारा टैक्स का बर्डन जो है इनके ऊपर। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हुई क्योंकि सारा का सारा टैक्स ये दे रहा है और इनके पास में इनको कोई टैक्स देना नहीं, तो ये इनकी कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी बेहतर है। सोशल इनइक्वालिटी कैसे हो गई कि इनको तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इनको और इन दोनों को, ये क्लर्जी और नोबिलिटी, इन दोनों को जो है स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। तो दिस दिस वाज़ द सोशल इनइक्वालिटी। तो अब जो अपन ने यहाँ पर पॉइंट देखा था ना, 1 सेकंड, व्हाई द पीपल वर सो एंग्री। आई होप आपको इसका थोड़ा-सा जवाब मिल गया होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इनइक्वालिटी थी, तो इसलिए लोग इस एक्जिस्टिंग सिस्टम से जो खुश नहीं थे। और आपको इसका भी जवाब मिल गया होगा। द क्लर्जी एंड नोबिलिटी दे वर exempt फ्रॉम पेइंग द टैक्स। ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड्स। ओके, अभी अपन एक एनालॉजी देखते हैं ज़रा। एक क्लासरूम का मैंने एग्जांपल लिया है, ताकि ये जो एग्जांपल्स वगैरह तो होते हैं ना, इससे क्या ना, थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है, अपन रियल लाइफ में थोड़ा सा ज़रा रिलेट कर पाते हैं। अब आप अज्यूम करो, ये जो दो लोग जो हैं, ये क्लर्जी क्लास से हैं, दे बिलोंग टू क्लर्जी। दो स्टूडेंट्स हैं, वो क्लर्जी से बिलोंग करते हैं, और दो स्टूडेंट्स जो हैं, वो नोबिलिटी क्लास से बिलोंग करते हैं। ओके, बाकी बचे जो 25 स्टूडेंट जो हैं, वो थर्ड एस्टेट के हैं। अब अज्यूम करो, ऐसा है कि स्कूल में सारी की सारी फीस जो है सिर्फ इन लोगों को देनी है। जितने भी स्कूल का जो एक्सपेंस होगा, वो इनकी फ़ीस से चलेगा। इन लोगों को कोई फ़ीस नहीं देनी है और इन लोगों को स्पेशल प्रिविलेजेस हैं कि सारे स्पोर्ट्स और गेम्स के पीरियड इनको मिलेंगे। सब एग्ज़ाम्स में भी इनको स्पेशल प्रोविज़न जो है दिया जाएगा। इनके लिए अलग से आसान वाला क्वेश्चन पेपर आएगा, इन बच्चों के लिए मुश्किल वाला क्वेश्चन पेपर आएगा और इनको और भी ज़्यादा स्पेशल प्रिविलेजेस मान लेते हैं अपन दिए हुए हैं। तो आप इन 25 स्टूडेंट्स जो हैं, इनके नज़रिए से अगर आप सोच के देखोगे, जो 25 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट द थर्ड एस्टेट, आप इनके नज़रिए से सोच करके देखो, क्या ऐसे एग्जिस्टिंग सिस्टम में ये लोग खुश रहेंगे? नेचुरल सी बात है, कोई भी इस सिस्टम से खुश नहीं होगा। तो जो हालत यहाँ पर अपन ने 25 स्टूडेंट्स की अज्यूम करी है ना,
थर्ड स्टेट की हालत भी कुछ इसी तरह की थी। द थर्ड स्टेट कैरिड द एंटायर टैक्स बर्डन, क्योंकि सारा का सारा टैक्स जो है ये लोग देते थे। और जो ये लोग जो हैं, ये नोबिलिटी और क्लर्जी वाले लोग जो हैं, वो उस टैक्स से उस टैक्स से जो प्रिविलेजेस जो मिल रहा है ना, उसको एंजॉय करते थे। पैसा आ गया और पैसे से जो इनको जो प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, दे वर एंजॉयिंग दोस प्रिविलेजेस ओनली। दैट इज व्हाई द पीपल ऑफ थर्ड स्टेट वर नॉट हैप्पी विद दिस सिस्टम। Okay, the clergy and nobility did not pay taxes. The third estate carried the entire tax burden. सारा का सारा टैक्स का बर्डन इनके ऊपर आ गया था। और डीप सीटेड सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी फ्यूल द रेवोल्यूशन। जो इतनी ज़्यादा सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी, जो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इनको स्पेशल प्रिविलेजेस थे, और जो इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी ना, उससे लोग को मतलब लोग जो ट्रिगर हुए थे, स्टिमुलेट हुए कि भाई अब हमको तख्ता पलट करना है, हमको रेवोल्यूशन लाना है, और हमको उस एग्जिस्टिंग सिस्टम को जो है ख़त्म करना है। द अनइक्वल टैक्स सिस्टम हेवीली बर्डन द कॉमन पीपल। जो इतना सारा जो टैक्स इनसे वसूला जा रहा था ना, पीपल वर वेरी अनहैप्पी विद दैट, और इसके ऊपर इसी कारण इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन भी क्रिएट हुआ। इनकी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब हुई उससे। ओके, द अभी अगर अपन इस पिक्चर को देखें तो देखो, ये क्लर्जी क्लास से बिलोंग करते हैं, नोबिलिटी क्लास से बिलोंग करते हैं, और ये जो दोनों के दोनों ना, इसके ऊपर ये थर्ड एस्टेट का जो कॉमन व्यक्ति जो है, इसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो क्योंकि सारा का सारा बर्डन इसके ऊपर आ गया था, थर्ड एस्टेट के लोगों के ऊपर। थर्ड एस्टेट कैरिड द हेवी फाइनेंशियल बर्डन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी। एक्चुअली जो पूरी फ्रांस की इकोनॉमी जो थी ना, वो इनके द्वारा दिए हुए टैक्स से ही चलती थी। जो ये टैक्स पे करते थे ना, उसी से पूरी की पूरी फ्रेंच सोसाइटी चलती थी। क्लर्जी एंड नोबिलिटी वर सपोर्टेड बाय द टैक्सेस ऑफ द कॉमन पीपल। और क्लर्जी और नोबिलिटी भी जो स्पेशल प्रिविलेजेस जो एंजॉय कर रहे थे ना, वो भी उसी पैसे से एंजॉय कर रहे थे, जो पैसा इन्होंने दिया था एज अ टैक्स। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स बिलोंग टू द थर्ड एस्टेट। हाँ, जो 90% जो थे ना, 90% ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी वाज द पीजेंट्स ओनली। ठीक है, 90% जो थे वो पीजेंट्स ही थे। मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस वाज पीजेंट्स एंड द पीपल ऑफ थर्ड एस्टेट ओनली, वही थर्ड एस्टेट में आते थे। दिस विजुअल शोज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड वेल्थ। सो इट्स अंडरस्टूड दैट कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी थी। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 टाइप के टैक्स होते थे। जो क्लर्जी तो था ना, क्लर्जी क्लास जो थे ना, दे यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट वन टैक्स नेम्ड एज टेट्स। ठीक है, और जो रूलिंग अथॉरिटी जो थी, जो स्टेट जो थी, स्टेट मतलब रूलिंग अथॉरिटी, तो वो एक और टैक्स लेती थी, दैट वाज नेम्ड एज टेल। तो लोगों को ये टैक्स भी जो देना पड़ता था। तो ये टैक्स के कारण ही इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्रिएट हुई थी। ओके, अब अपन देखते हैं कि स्ट्रगल टू सर्वाइव। स्ट्रगल टू सर्वाइव में क्या हो गया कि अपन ने देखो ये देखा कि भाई टैक्स जो है सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग दे रहे हैं। ठीक है, और इनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस वाली सिचुएशन ये फेस कर रहा है। अब इसके साथ में हुआ क्या? इसके साथ में हुआ ये कि जो फ्रांस की जो पॉपुलेशन जो थी ना, फ्रांस की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। ए इट रोज़ फ्रॉम अराउंड 23 मिलियन टू 28 मिलियन फ्रॉम 1715 टू 1780s, लाइक दैट। इतने ही साल में काफ़ी ज़्यादा फ्रांस की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हुई। अब पॉपुलेशन जब देखो इंक्रीज़ हो रही है, तो फिर जो डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स जो है, दैट विल आल्सो इंक्रीज़। डिमांड ऑफ फूड जो है वो भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे। लेकिन रियलिटी में हुआ क्या कि जो प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन उस रेट से इंक्रीज़ नहीं हुआ जिस रेट से डिमांड इंक्रीज़ हुई। तो अब देखो, प्रोडक्शन अगर कम है, अगर प्रोडक्शन कम है तो फिर सप्लाई कम होगी। अगर प्रोडक्शन अगर कम है तो इसका मतलब है सप्लाई कम होगी। और इकोनॉमिक्स का बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही कॉमन सा रूल है, बहुत ही फेमस रूल है कि भाई अगर डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम तो प्राइस जो है इंक्रीज़ होगी। मतलब नेचुरल सी चीज़ है ना कि अगर एक कोई सेलर है, सॉरी सॉरी एक सेलर है अगर, और सेलर के पास में अगर बहुत सारे बायर्स हैं, मतलब सेलर है उसके पास में अगर बहुत सारे बायर्स हैं, तो फिर वो अपने रेट को जो है इंक्रीज़ कर देगा, और अपना जो सेलर जो है ना, वो उसको अपना प्रोडक्ट सेल करेगा जो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस देना है, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस जो है ऑफ़र करेगा। जब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं ना, तो फिर प्राइस जो है ऑटोमेटिकली मार्केट में बढ़ जाता है, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बायर हैं तो फिर सेलर उसको सेल करता है जिस जो सबसे ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए रेडी होता है, तो फिर प्राइस वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर देता है। तो ये नॉर्मल कॉमन सा रूल है कि जब सप्लाई कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है तो फिर प्राइस बढ़ जाती है। अब अपन यहाँ पर वापस आते हैं कि इसीलिए, क्योंकि सप्लाई जो थी ना, सप्लाई वाज़ नॉट एबल टू मैच द
हाँ, डिमांड जो डिमांड बहुत ज़्यादा थी और सप्लाई काफ़ी कम थी, तो इसी के कारण इशू आ रहा था। राइजिंग ब्रेड प्राइसेस मेड फूड अनअफोर्डेबल फॉर मैनी, क्योंकि एक तो टैक्स का बर्डन पहले से था ही सही, और उसके बाद में फिर प्राइस भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने लगे, तो इसके कारण बहुत सारे लोग जो है खाना ही नसीब नहीं हो पा रहा था उनको। दिस इज द स्ट्रगल टू सर्वाइव। सर्वाइव यहाँ पर रहने का मतलब जिंदा रहना। तो हुआ क्या कि अब प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं और उनके पास में पैसा है नहीं है, टैक्स के कारण उनकी हालत काफ़ी खराब हो चुकी है। तो अब वो मतलब सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। लो वेजेस मेंट कॉमन पीपल कुड नॉट बाय फूड, और वेजेस उस रेट से बढ़े नहीं जिस रेट से प्राइसेस बढ़ गए। तो लो वेजेस होने के कारण लोग जो है ना, लोगों की हालत इतनी खराब थी कि वो खाना भी उनको नसीब नहीं हो पा रहा था। फूड शॉर्टेजेस कंट्रीब्यूटेड टू एन इंक्रीजिंग सब्सिस्टेंस प्राइसेस। देखिए सब्सिस्टेंस जो है ना, सब्सिस्टेंस का मतलब होता है गुजारा, सर्वाइवल। हिंदी में इसको गुजारा कहते हैं। तो जब फूड शॉर्टेज होने लगी, फूड शॉर्टेज इसलिए होती थी क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी, तो डिमांड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं था। एक तो क्या है ना, फ्रांस में एक्चुअली क्या है ना, उसका जो ज्योग्राफिकल एरिया जो है, उस ज्योग्राफिकल एरिया के के कारण भी, वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण भी वहाँ पर प्रोडक्शन एक लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं किया जाता। जनरली बच्चों के मन में सवाल आता है कि भई अगर इतना कम था तो उन्होंने प्रोडक्शन ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ाया? बात ये है कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स रहते हैं, नेचुरल फैक्टर्स रहते हैं, उनके कारण एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए और भी सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स फेवरेबल होने चाहिए। तो दैट इज़ व्हाई, इसलिए वो सब्सिस्टेंस क्राइसिस वाली सिचुएशन फेस करने लगे थे, क्योंकि वो उनकी हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि वो खुद का गुज़ारा नहीं कर पा रहे। द कॉम्बिनेशन ऑफ इश्यूज़ लेड टू अ सीवियर स्ट्रगल टू सर्वाइव। कॉम्बिनेशन ऑफ इश्यूज़ मतलब कैसे? एक तो देखो टैक्स का बर्डन है, और उसके बाद में फिर जो प्राइस जो है वो राइज़ कर रहे हैं, और उनके वेजेस जो हैं वो लो हैं। इन सारे के कॉम्बिनेशन के कारण वो जो है मतलब सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। ओके। अब राइज़ ऑफ द बुआ गिजी, ये फ्रेंच वर्ड है। ओके। इसका मतलब होता है मिडल क्लास। देखो, फ्रांस में एक्चुअली जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे ना, उन्होंने भी रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करी थी, लेकिन उनके पास में एजुकेशन नहीं थी, और उनके पास में ना कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, तो वो उनका रेवोल्यूशन जो है कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब ये जो थर्ड एस्टेट जो थे ना, थर्ड एस्टेट का ही एक सेक्शन था, दैट वाज़ द मिडल क्लास। ओके, अब वो मिडल क्लास कैसे इमर्ज हुआ और कैसे उस मिडल क्लास ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को लीड किया, अपन वो देखते हैं। अपन इस मिडल क्लास के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, उसके बाद फिर अपन देखेंगे कि मिडल क्लास का राइज कैसे हुआ। द एजुकेटेड एंड मिडल क्लास इंक्लूडेड मर्चेंट्स, लॉयर्स, तो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स थे, जो एजुकेटेड लोग जो थे ना, दैट वाज पार्ट ऑफ दिस न्यू ग्रुप वाज कंपोज्ड ऑफ बिजनेसमैन एंड वर्किंग प्रोफेशनल। सारे बड़े-बड़े जो बिजनेसमैन जो थे, जो प्रोफेशनल जो थे, वो इस मिडल क्लास का पार्ट थे। दे हैड नो पॉलिटिकल राइट्स डिस्पाइट देयर एजुकेशन। मतलब उनके पास में एजुकेशन तो थी, लेकिन उनके पास में कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। Right to elect their representatives. The middle class demanded equality and political rights. इनकी डिमांड ये थी कि ये इनको इक्वालिटी मिले और पॉलिटिकल राइट्स मिले। अब अपन ने मिडिल क्लास के बारे में थोड़ा सा जाना। अभी मिडिल क्लास फॉर्म कैसे हुआ, अपन वो देखते हैं। राइज ऑफ द मिडिल क्लास, सी एक्चुअली 1750s और 1760s के अराउंड यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा था। इंडस्ट्रीज़ बनना स्टार्ट हो गई थी। बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ सेट होना स्टार्ट हो गई थी। तो इंडस्ट्रीज़ सेट होने के साथ-साथ क्या हुआ ना, कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ मिली। तो ये मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स जो थे ना, इन्होंने ओवरसीज़ ट्रेड कर के वेल्थ अर्न करी। जब इनको वेल्थ मिली, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी-सी बेहतर हुई, तो उसके बाद में इनको क्या ना, ए एजुकेशन का एक्सेस मिला। अभी अपन आगे देखेंगे कि दे वर इंस्पायर्ड बाय आइडियाज़ ऑफ फिलोसोफर्स। ये जो पॉइंट है ना, द मिडिल क्लास डिमांडेड इक्वालिटी एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये इसलिए डिमांड कर रहे थे क्योंकि दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ फिलोसोफर्स। और फिलोसोफर्स का आइडिया का एक्सेस उनको कैसे मिला, जब इनकी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी सी बेहतर हुई, यू नो, वो थोड़ी सी स्टेबल कंडीशन थी, मतलब उनके पास में पैसा था। तो उसके बाद फिर उन्होंने वो मैगजीन्स, बुक्स और इन सारी चीज़ों को फिर पढ़ना स्टार्ट किया, तो वहाँ से फिर उनको फिलोसोफर्स के आइडियाज़ का एक्सेस मिला। जब वो फिलोसोफर्स के आइडियाज़ का एक्सेस मिला, तो उसके बाद उन आइडियाज़ से वो इंस्पायर होकर के फिर उन्होंने रेवोल्यूशन को लीड किया। ओके। दे बिलीव दैट सोशल स्टेटस शुड डिपेंड एंटायरली ऑन मेरिट नॉट बर्थ। मेरिट का मतलब होता है योग्यता, मतलब काबिलियत, कि जो भी अगर आपको स्पेशल स्टेटस अगर आपको मिल रहा है ना, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रिविलेजेस बाय बर्थ हो। मतलब जो नोबिलिटी और क्लर्जी जो थे, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिल रहे थे। लेकिन इनका ये आर्गुमेंट था कि अगर आप इस काबिल हो, अगर आपके पास में काबिलियत है, अगर आप इतने कैपेबल हो, तभी आपको उस प्रिविलेजेस मिलने चाहिए। जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होना चाहिए।
तो ग्रोथ इन प्रोफेशंस लाइक लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ओवरसीज ट्रेड और दूसरी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को दूसरी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से इनको काफ़ी ज़्यादा पैसा मिला। पैसे से इनको फिर बुक्स वगैरह वो सब चीज़ें मिली, वहाँ से वो एजुकेट हुए, वहाँ से उनको फिलोसोफर्स के आइडियाज़ मिले जिससे वो इंस्पायर हुए। दिस एजुकेटेड सोशल ग्रुप बिलोंग टू थर्ड एस्टेट। तो ये जो मिडिल क्लास जो थी ना, वो थर्ड एस्टेट का ही एक सेक्शन था। थर्ड एस्टेट में बहुत सारे लोग थे। थर्ड एस्टेट का एक छोटा-सा सेक्शन ये जो था राइजिंग मिडिल क्लास था। ओके। अब अपन देखते हैं कि कौन से आइडियाज़ जो थे, जो फिलोसोफर्स ने अपने बुक्स वगैरह में दिए थे और कैसे जो उन आइडियाज़ ने लोगों को इंस्पायर किया, मिडिल क्लास के लोगों को। तो एक फिलोसोफर थे जॉन लॉक। जॉन लॉक एम्फसाइज्ड नेचुरल राइट्स एंड रिजेक्टिंग एब्सोल्यूट मोनार्की। तो जो फ्रांस में जो एब्सोल्यूट मोनार्की थे ना, जॉन लॉक ने कहा कि भाई एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं होना चाहिए, और जो नेचुरल राइट्स जो है ना, उनको प्रिज़र्व करना ज़रूरी है। मतलब नेचुरल राइट्स मतलब राइट टू फ्रीडम, है ना? राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइफ, राइट टू इक्वालिटी, ये सब जो बेसिक और नेचुरल राइट्स जो है ना, ये इसको इसको बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जीन जैक रोसो एडवोकेटेड फॉर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड पॉपुलर विल। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये इन फिलोसोफर का ऐसा मानना था कि जो पीपल जो है, पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पावर देंगे और बदले में रिप्रेजेंटेटिव जो है पीपल के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने सपोर्ट किया। पॉपुलर विल मतलब रूल्स हिसाब से होना चाहिए, जो जनता की जो इच्छा है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू प्रपोज द सेपरेशन ऑफ पावर्स इनटू 3 ब्रांचेस। फ्रांस में एक्चुअली क्या था, एंटायर पावर वाज इन द हैंड्स ऑफ मोनार्क। एंटायर पावर जो थी वो मोनार्क के पास में थी। लेकिन मॉन्टेस्क्यू ने ऐसा कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, और देयर शुड बी इन 3 ब्रांचेस, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। न्यू आइडियाज अबाउट फ्रीडम एंड गवर्नमेंट इंस्पायर द पीपल। तो ऐसे और आइडियाज बहुत सारे जो निकलते गए, उन्होंने फिर लोगों को इंस्पायर किया। देखिए एक काफ़ी अच्छा पॉपुलर सा स्टेटमेंट है, मैंने देखा था। एक्चुअली जो रेवोल्यूशन जो है ना, जो रेवोल्यूशन है वो वो वेपन्स से तो बाद में होता है। वेपन्स से तो बाद में होता है, वो पहले आइडियाज़ के थ्रू होता है। पहले आइडियाज़ जो है वो इमर्ज होते हैं, उन आइडियाज़ से लोग इंस्पायर होते हैं, उसके बाद में फिर रेवोल्यूशन होता था। तो रेवोल्यूशन पहले ही आइडियाज़ के थ्रू होता है, वेपन से तो बाद में होता है। पहले आइडियाज़ के थ्रू रेवोल्यूशन लाया जाता है। ओके। अभी ये क्या हुआ, ये सारे जो आइडियाज़ जो थे ना, ये द आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, और जो और भी जो फिलोसोफर्स ने और भी बहुत सारे जो आइडियाज़ दिए थे, दीज़ आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी स्प्रेड अमंग द मिडल क्लास। मिडल क्लास के लोगों के बीच में ये आइडियाज़ स्प्रेड होने लगे। एनलाइटमेंट आइडियाज़ वर डिस्कस्ड इन सैलून एंड कॉफ़ी हाउसेस। जो पब्लिक प्लेसेस जो थी, वहाँ पर इन आइडियाज़ को काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जाने लगा, और ऐसे ही वो आइडियाज़ जो है स्प्रेड हुए। न्यू पॉलिटिकल आइडियाज़ स्प्रेड वाइडली थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। वो कहीं न कहीं जब लोगों की जब सिचुएशन थोड़ी-सी बेहतर हुई, जो मिडल क्लास की जो सिचुएशन थी, वो जब बेहतर हुई, तब उन्होंने बुक्स को परचेज़ किया, न्यूज़पेपर को परचेज़ किया, एंड न्यूज़ अबाउट न्यू टैक्सेस फ्यूल्ड एंगर अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। अब अपन देखते हैं, ये इस पॉइंट को ज़रा अपन अच्छे से ज़रा समझते हैं। एक्चुअली देखो, अभी अपन ने देखा, इसके पहले अपन ने देखा कि फ्रांस में इकोनॉमिक क्राइसिस वाली सिचुएशन थी। जो इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब फ्रांस की जो तिजोरी जो थी वो खाली थी, उसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन सोर्सेज़ ऑफ इनकम इतने ज़्यादा थे नहीं, तो फ्रांस की मतलब पैसों की बड़ी वहाँ पे प्रॉब्लम थी। तो लुईस 16 ने कहा कि भई हम क्या करते हैं, हम जो है टैक्सेस को बढ़ाते हैं। टैक्सेस को जो है हम इंक्रीज़ करते हैं, और टैक्स किसको देना है, थर्ड एस्टेट को ही देना है। तो उसने कहा कि भाई हम तो भाई आराम से मौज-मस्ती करेंगे, हम क्लर्जी और नोबिलिटी वाले लोग तो आराम से मज़े करेंगे। थर्ड एस्टेट जो है सारा का सारा टैक्स दे, हमको टैक्स को जो है इंक्रीज़ करना है, क्योंकि हम इकोनॉमिक क्राइसिस वाली सिचुएशन फेस कर रहे हैं। पैसों की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं। अब हुआ क्या कि जो मोनार्क जो था ना, वो अलोन ये डिसाइड नहीं करता था कि नया टैक्स जो है वो कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। वो अलोन पास नहीं कर सकता, तो उसको एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। ये फ्रांस में सिस्टम था। तो एस्टेट जनरल वाज़ अ पॉलिटिकल बॉडी। ये एक पॉलिटिकल बॉडी थी, जहाँ पर तीनों एस्टेट, नोबिलिटी, क्लर्जी और थर्ड एस्टेट, ये तीनों एस्टेट अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते थे, और फिर वो एस्टेट जनरल की मीटिंग में डिसाइड होता था कि टैक्स को जो है पास करना है या नहीं करना। Okay, the meeting occurred in 1789 before the revolution escalated. If I'm not wrong, it was sorry, 5th of May. 5th of May 1789 के दिन जो है ये मीटिंग बुलाई थी लुई 16 ने। और हुआ क्या कि 300 रिप्रेजेंटेटिव जो है वो फर्स्ट एस्टेट के आए, जो क्लर्जी था। 300 रिप्रेजेंटेटिव्स उसके आए। 300 रिप्रेजेंटेटिव जो है वो नोबिलिटी के आए, और 600 रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो थर्ड एस्टेट के आए।
ठीक है? और इस थर्ड थर्ड एस्टेट को भी रिच और प्रॉस्पेरस और एजुकेटेड सेक्शन जो थे ना, उन लोगों ने उसको रिप्रेज़ेंट किया था। वुमेन और लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन जो थे वो नहीं आ पाए थे, लेकिन उन्होंने अपनी सारी जो डिमांड जो है ना करीबन 40,000 लेटर्स में जो है इन रिप्रेजेंटेटिव्स को दे दी थी, इन प्रॉस्पेरस लोगों को दे दी थी। तो दैट्स वाज़ ये इस तरीके से मीटिंग जो है स्टार्ट हुई। द 3 सोशल ग्रुप्स वर रिप्रेजेंटिंग इन द मीटिंग। द एक्जिस्टिंग वोटिंग सिस्टम वाज़ डीपली अनफेयर टू द थर्ड एस्टेट। हाँ, अब यहाँ से ही रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग है। एक्चुअली पहले का सिस्टम ऐसा था कि जो ईच एस्टेट शुड हैव 1 वोट। कहने का मतलब ये है कि कुछ भी अगर रिजीम है, कुछ भी अगर नया सिस्टम है, नया टैक्स का सिस्टम है, तो उसपे क्लर्जी जो है 300 लोग अपने मिलाकर के अपना वोट देंगे कि हम इसको पास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यस या नो। उन्होंने अपना वोट देंगे। ये तो इस एक एस्टेट के वोट की वैल्यू जो है 1 होगी। मतलब एक एस्टेट के का जो वोट जो है वो उसको 1 माना जाएगा। 300 जो नोबिलिटी है इनका भी जो है 1 माना जाएगा, और जो 600 रिप्रेजेंटेटिव जो हैं इनका भी एंटायर एस्टेट जो है उसका वोट जो है 1 माना जाएगा। तो हमेशा क्या होगा 2:1, 2:1 या 3-0 के फॉर्मेट में जो जिस भी चीज़ को मेजॉरिटी मिलेगी वो जो सिस्टम जो है वो वाला टेक्स्ट जो है पास हो जाएगा। तो जो थर्ड एस्टेट के लोग जो थे ना, वो मानते थे कि ये वोटिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और नेचुरल सी बात भी है ना, क्योंकि देखो क्लर्जी और नोबिलिटी जो है, इनको टैक्स देना है नहीं है। सारा का सारा टैक्स इनको देना है। तो यार ये तो चाहेंगे ही ना कि यार हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वाला जो नया रेज़ीम जो है वो पास हो जाए। तो हमेशा 2:1 की मेजॉरिटी में वो नया जो सिस्टम जो है पास हो जाएगा, और फिर ये थर्ड एस्टेट को फिर वो टैक्स देना पड़ेगा। तो उनको ये लगा कि ये सिस्टम गलत है। नया सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया जाना से चाहिए, और उसमें क्या हुआ कि हर रिप्रेजेंटेटिव जो है, 1 रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट्स 1 वोट। एक हर रिप्रेजेंटेटिव के वोट की वैल्यू जो है 1 होगी। ये इनका मानना था। ऐसा दो 1200 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो 1200 रिप्रेजेंटेटिव्स जो वोटिंग करेंगे उससे फिर डिसाइड होगा कि भाई मेजॉरिटी जिसको मिल रही है वो फिर सिस्टम जो है पास हो जाएगा। इनकी ये डिमांड थी। ठीक है? थर्ड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स प्रोटेस्टेड द अनफेयर वोटिंग सिस्टम। तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वो बाहर आ गए। उन्होंने वो मीटिंग छोड़ कर के वो बाहर आ गए थे। रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम थर्ड स्टेट वॉक्ड आउट ऑफ द मीटिंग। द रिप्रेजेंटेटिव्स देन डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स अ नेशनल असेंबली। तो उस एग्जिस्टिंग सिस्टम को उन्होंने उसको उसके प्रोटेस्ट में वो बाहर आ गए थे उन्होंने, और उन्होंने अपनी खुद की एक नेशनल असेंबली जो है बना ली थी। एक्चुअली दे असेंबल्ड एट अ टेनिस हॉल। टेनिस हॉल में वो असेंबल हुए थे, और उन्होंने ये सोच लिया था कि भाई जब तक हम रेवोल्यूशन नहीं लाएँगे, जब तक हम खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेंगे, तब तक हम जो है सेपरेट नहीं होंगे। तो ये साथ में मिलकर के सेपरेट बना रहे। आई थिंक प्रोबेबली द डेट वाज़ 20th जून। अभी जो 14th जुलाई जो है वो आने वाला है। 20 जून तक अपन पहुँच गए हैं, 14th जुलाई जो है अभी आने वाला है। तो नेशनल असेंबली उन्होंने बना दी थी, और द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली वाज़ अ रेवोल्यूशनरी एक्ट। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि बाकी आगे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, आगे फ्रांस में जो अ, जितनी भी सारी चीज़ें हुई, किंग को जो है जो लुई 16 जो था उसको मार दिया गया था। वो रोमिलन मैक्सिस फायर आया, फिर नेपोलियन आया। तो ये जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए ना, कहीं न कहीं वो यहाँ से स्टार्ट हुए थे कि नेशनल असेंबली ने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फिर फ्रांस 1792 में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बना। तो दैट वाज़ अ रेवोल्यूशनरी एक्ट, क्योंकि कहीं न कहीं रेवोल्यूशन को लीड करने में ये जो था ना, ये फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली वाज़ वेरी इंपोर्टेंट। ओके, सो दिस वाज़ व्हिच वाज़ हैपनिंग। तो 20th जून को ये सारी चीज़ें चल रही थी। और अब देखो किंग किंग वर्सेस पीपल जो है, ये वाली फाइट काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। थर्ड एस्टेट, ये वाली फाइट काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। उसमें क्या हुआ ना, 14th जुलाई के दिन क्या हुआ? 14th जुलाई के दिन मैं आपको बताता हूँ एग्ज़ैक्टली हुआ क्या। अनरेस्ट अनरेस्ट मतलब पब्लिक एंगर जो था, क्योंकि अब लोग इतने ज़्यादा गुस्सा क्यों थे वो तो आपको समझ में आ गया होगा। इकोनॉमिक क्राइसिस वाली इतनी ज़्यादा सिचुएशन है। लोग स्ट्रगल कर रहे हैं टू सर्वाइव इवन। ओके, सो अनरेस्ट स्प्रेड एज़ द नेशनल असेंबली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे ही उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो अनरेस्ट जो था, जो पब्लिक एंगर था, वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो गया था। अ सीवियर विंटर लेड टू पुअर हार्वेस्ट एंड हाई ब्राइट प्राइसेस। देखो, सीवियर जब पुअर हार्वेस्ट होंगे ना तो सप्लाई और कम हो जाएगी। सप्लाई अगर कम होगी तो फिर प्राइस जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाएँगे। बेकर्स होर्डिंग ब्रेड इंटेंसिफाइड पब्लिक एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। जो बेकर्स लोग जो थे ना वो होर्डिंग कर लेते थे। आई एम सॉरी। होर्डिंग में क्या होता है
कि लोग जो थे, जो बेकर्स लोग जो थे वो ब्रेड को जो है अपने पास में जमा रखते तो बेचते नहीं थे। जब सप्लाई और कम होगी ना तो प्राइस और बढ़ जाएगा, तो वो सोचते थे जब ज़्यादा प्राइस हो जाएगा तो हम उसको बेचेंगे। तो होर्डिंग ब्रेड्स इंटेंसिफाइड पब्लिक एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, मतलब एक तो लोग इतने ही ज़्यादा वैसे ही परेशान थे, इकोनॉमिक क्राइसिस वाली सिचुएशन थी, तो उसमें ये पब्लिक एंगर और बढ़ गया क्योंकि बेकर्स की होर्डिंग थी ना, तो उसके बाद और भी ज़्यादा बढ़ गया। लॉन्ग क्यूज़ फॉर्म्ड आउटसाइड बेकरीज़ पर्टिकुलरली हो गए, तो बहुत क्योंकि सप्लाई बहुत कम थी तो बहुत लंबी-लंबी लाइनें थी, अगर लोगों को ब्रेड खरीदना था। तो इसमें क्या किया ना, किंग लुई 16 ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू द पेरिस। तो इसमें क्योंकि लुई 16 काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, उसको कहीं न कहीं ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो फिर से कुछ रेवोल्यूशन वगैरह आ जाए। तो उसके डर के कारण उसने क्या किया कि उसने जो ट्रूप्स को जो है ऑर्डर कर दिया कि पेरिस में जाओ और सिचुएशन को ज़रा कंट्रोल करो। और वहाँ पर रूमर्स ऐसे फैल गए कि जो जो लुई 16 जो है, इसने ट्रूप्स को ऑर्डर किया है कि वो जाकर के ओपन फायरिंग कर दें, मतलब लोगों पर जाकर के ओपन फायरिंग कर दें। तो ये ऐसे जब रूमर्स जब स्प्रेड हुए, जब रूमर्स जब फैलने लगे, तो उसके बाद में फिर लोगों का गुस्सा जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। और फिर उसके बाद में फिर उन्होंने जाकर के वेस्टाइल फोर्ट पर जो है प्रिज़न पे जाकर के अटैक कर दिया। और फिर वही अटैक वैसे ही हुआ जैसा अपन ने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था। तो दिस वाज़ ऑल द स्टोरी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, मतलब पूरी नहीं हुई लेकिन आपको थोड़ा अंदाज़ा लग गया होगा कि यार जो 14th जुलाई में जो इंसिडेंट हुआ उसके पीछे कुछ एक बैकग्राउंड था, कुछ रीज़न्स थे जिसके कारण लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे और फिर उन्होंने जाकर के अटैक किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स अ लॉट।